फॉर्चुनेटली माई फादर लॉस द जॉब। इंसान के हाथ में केवल तीन चीज, एक है हार्ड वर्क, दूसरा है ऑनेस्टी और तीसरा है पॉजिटिविटी। उस जमाने का एजुकेशन में और आज आपके बच्चों को जब आप पढ़ते हुए देखते हैं तो देखते हैं कुछ एजुकेशन में डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया, ऐसा कुछ? बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको बस डिग्री चाहिए। पहले जब आप डॉक्टर बने वो समय कुछ और था, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, वो जॉब नहीं मिलती तो स्कूल टीचर बन जाते। तो ऐसा कौन सा मिथ है जो कॉमनली आपके सामने आता है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं बढ़िया हूँ, मुझे कुछ नहीं है और मुझे जो है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में हो गई है, वो हो गई है एसिडिटी। एनी मेडिकल शॉप डोंट हैव राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। इफ दे आर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, दिस इज क्राइम। सर मैं बहुत क्विक आपको 2026 तक में ले आया हूँ, हम आज के समय में पहुँच गए। अब सर जो आपकी एक्सपर्टीज़ है सर, जैसे कि सर आप रोबोटिक सर्जरी सर जो है ये आपकी एक एक्सपर्टीज़ है और सेंट्रल इंडिया में जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है आपकी, सर ये आपकी सेंट्रल इंडिया में एक्सपर्टीज़ है सर ये, और आपको सब लोग सर इसके लिए मानते हैं और सब लोग आपको बुलाते हैं इसके लिए। सर जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये पर्टिकुलर कुछ समस्याओं के लिए होती है या हर समस्या में यूज़ हो सकती है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक टेक्निक है एक्चुअल में, और ये टेक्निक से आप वो सारी सर्जरी कर सकते हो जो आप ओपन सर्जरी करते थे। अभी क्या हो गया है कि अभी ऑप्टिक्स बहुत अच्छे आ गए हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट, एंडोविजन सिस्टम, कैमरा इतने बढ़िया आ गए हैं। और चूँकि हमने अपने आप को ट्रेंड किया है पिछले 25 साल में, तो कोई भी ऑपरेशन सर से पैर तक ब्रॉडर सेंस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं। आजकल न्यूरो सर्जरी भी जो है वो करते हैं मिनिमल एक्सेस से, तो उसको कहते हैं न्यूरो एंडोस्कोपिक सर्जरी। वो एंडोस्कोप डाल के वो भी करते हैं सर्जरी आजकल। स्पाइन को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं, चेस्ट सर्जरी को हम थोरेकोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, पर्टिकुलरली पेट के ऑपरेशन को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, यूरोलॉजिकल केसेस को एंडोयूरोलॉजी कहते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कुछ देखा जाए ब्रॉडर सेंस में तो ये वही है जो ओपन ऑपरेशन पहले पूरे पेट ओपन करके करते थे, अब हम छोटे छोटे पंक्चर करके करते हैं। और चाहे कोई भी ऑपरेशन दुनिया का एक्सेप्ट वन सर्जरी, आई कैन गारंटी वी आर डूइंग विथ लेप्रोस्कोपिक, एंड दैट वन सर्जरी इज, कैन यू गेस, सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन को छोड़ के दुनिया का कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो हम लेप्रोस्कोपी से या एंडोस्कोपी से नहीं कर सकते, और कर रहे हैं। सर ये आप तो कर रहे हैं सर, अगर मैं पूरा एक डेटा पूछता हूँ, रफ डेटा इंदौर का या मध्य प्रदेश का, तो सारे डॉक्टर्स या जो मैक्सिमम सर्जन्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या अभी भी ओपन सर्जरी में जा रहे हैं? देखिए क्या होता है कि 100 मीटर की रेस होती है, पहले हिट्स होती हैं, फिर फाइनल रेस होती है। ये सर्जरी भी ऐसी है। बहुत सारे सर्जन्स हैं, हर आदमी किसी न किसी लेवल पे स्टॉप करता है, अपनी लिमिटेशन को जानता है। अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, क्योंकि हमको अल्टीमेटली हम जिस प्रोफेशन में, हमको पेशेंट का हार्म नहीं करना है। तो हर आदमी अपने अपने लेवल पे स्टेज पे रुक जाता है और फिर अल्टीमेटली गोल्ड मेडलिस्ट एक ही होता है। तो सिल्वर मेडलिस्ट होता है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सर्जिकल फील्ड भी ऐसी है। ये कोटेशन मेरा नहीं है, ये कोटेशन एक बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का है जो हैदराबाद में प्रैक्टिस करते हैं, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों हैं। ये उनने कोट किया था आज से 15 साल पहले, मेरे को बोल के मेरे पास बैठे हुए थे, बोले राकेश, इट्स 100 मीटर रेस, गोल्ड मेडलिस्ट इज ओनली वन, एक्सेलेंट पर्सन इज ओनली वन, या 1 2 3 4 जैसे भी होगा। तो बोले हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ उसको एक्सेल करना है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी ऐसी है, आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है। मैं इसको बोलता हूँ ये एकलव्य विद्या है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ट्रेन किया क्योंकि वह गुरु थे उनके पास में। एकलव्य के पास में कोई गुरु नहीं था, उनने मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करी और अपने आप को अर्जुन के बराबर ही धनुर्धर बनाया। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी ही है। मैं जब अपनी स्पीच जो बोलता हूँ एकलव्य विद्या, तुम जो मेरे गुरुजी हैं, जो संजय गांधी जिनने पढ़ाया, ही लाइक दिस टर्म, उनने उसको एक्सेप्ट किया और नाउ उसको कोट करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज एकलव्य विद्या। मतलब आपको खुद को अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है।
और इसमें क्योंकि हाथ पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता है, ओपन सर्जरी हाथ पकड़ के सिखाई जा सकती है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी आप वॉच करके सीखते हो। अच्छा। क्योंकि आप भाई देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे पायलट ट्रेनिंग होती है, पायलट जो है प्लेन चलाता है, असिस्टेंट पायलट को पायलट पास में बैठता है, उसको ऑब्जर्व करता है। वो ये नहीं करेगा कि भाई चल ठीक है अब तू इधर पायलट की सीट पे बैठ जाओ, उसके कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करानी पड़ती है घंटे की, फिर वो सीट पे आता है। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी ऐसी है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हमने तो भाई ओपन सर्जरी से ही लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट किया, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, मैं 1 महीने के लिए वो वहाँ गया, फिर कुछ 15 दिन की फेलोशिप के लिए गया। तो इसी तरह से हमने अपने आप को ट्रेन किया। और आप जब अपने आप को ट्रेन करते हो तो आपका सर्जिकल टाइम कम होते जाता है, फिर आप नेशनल फैकल्टी बनते हो, फिर आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो। फिर मुझे 2008 से जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इन्विटेशन आने लगे, तो मैं एवरी ईयर मैं करीब 4-5 बार 6 बार जाता ही हूँ लाइव सर्जरी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एवरी ईयर, दिस इज़ माई रूटीन। सर ये सर बहुत एकदम टेक्निकल बातें हो गई, आपकी जीवन से जुड़ी बातें हो गई। अब सर एक आम आदमी के लिए, सर एक आम इंदौरी के लिए, आम मध्य प्रदेश वाले के लिए, सर जो सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए भी बातें सर, थोड़ा सर फूड रिलेटेड बातें हो जाए सर। जो लोग खाना खाते हैं सर, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है उसके ऊपर? सर इंदौर सर फूडी सिटी कहलाता है, यहाँ पे लोग कचौरी, समोसा, पोहा, जलेबी, ये सब खाया जा रहा है यहाँ पे। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ लोगों से, अक्सर जो बाहर के लोग मुझसे मिलते हैं, कि इंदौर जो है वो खाने का तीर्थ है, आप आइए आपको पूरे भारतवर्ष का खाना यहाँ मिलेगा और आप दिन रात खाना खाइए। तो सर ये जो खाना हम खा रहे हैं इतना सारा, तो ये गुड फॉर हेल्थ है या गुड फॉर प्राउड है? बस देखिए आई एम ऑल्सो वेरी फूडी पर्सन, और मुझे सब चीज़ें बनानी आती है। मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, आप जो मुझे बोलो, दाल वाफले, बाटी, पूरी, खीर, गुलाब जामुन, हर तरह की मिठाइयाँ, मैं सब बना सकता हूँ, बनाया भी है। देखिए एवरीथिंग इज़ गुड इन लिमिटेशन, ओके, नथिंग इज़ बैड। सालों से ट्रेडिशन चला आ रहा है, और अब तो हम जब बाहर जाते हैं लंबे समय के लिए तो हम इंडियन फूड ही मांगते हैं। सही बात। भाई साउथ इंडियन आएगा तो साउथ इंडियन फूड मांगेगा, बाहर वाला आदमी आएगा तो बाहर वाला खाना मांगेगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है। सही बात है। जापानीज़ आएंगे तो जापानीज़ फूड ढूंढेंगे, थोड़े दिन तो खा सकते हैं, लेकिन बाकी तो आपको वही खाना है। तो एवरीथिंग इज़ गुड इन लिमिटेशन। ऐसा नहीं है कि भाई आप डेली समोसे, कचौरी, जलेबी और फिर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सेहत का ध्यान नहीं रखना है, शुगर बढ़े जा रही है, ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई है। अब हमारा के जो फूड है ना, वो प्रीडोमिनेंटली हमारा जो फूड है वो है रिच इन फैट एंड कार्ब, लेस इन प्रोटीन। दिस इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी। तो प्रोटीन का ध्यान रखना है, इसीलिए हमारे यहाँ कोरोनरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, सेंट्रल ओबेसिटी ये है। तो यदि हमको इसको कंट्रोल में करना है, और इसका बहुत बड़ा रोल जो है वो मैं वीट को देता हूँ। जो गेहूँ जो अब से हमारे यहाँ आया है देश में, जब मैं छोटा गांव में था तो हमारे ज्वार की रोटी बनती थी, ज्वार, मक्का, बाजरा, यही बनता था। कोई डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन नहीं थी, किसी की ज़्यादा बेली नहीं होती थी, सब लोग मेहनत करते थे, काम करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या है, वही वीट। सही बात है। पिज़्ज़ा, बर्गर, सब वीट ही वीट है सब जगह। कहाँ है आपके बाकी फूड, कहाँ है? और दूसरा फिर जो है पेस्टिसाइड। जब मैं गांव में था तब कोई पेस्टिसाइड था ही नहीं, तो कैंसर भी कम होते थे। आजकल जो है कैंसर रैम्पेंट हो गया है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड। पंजाब 2% खेती की पॉपुलेशन ज़मीन है वहाँ पे, वो 18% पेस्टिसाइड कंज्यूम करता है। इंडिया का? बाप रे बाप। तो कैंसर इज़ रैम्पेंट अनशन। मतलब वहाँ से ट्रेन चलती है, राजस्थान आती है कैंसर पेशेंट को लेके। एंड हमारे यहाँ का किसान वो ये समझता है कि वो पेस्टिसाइड डाल रहा है, वो खुद सब्जी नहीं खा रहा है गर्मी में, वो तो बेच रहा है। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि हम बहुत किसान देखते हैं, हमारे यंग किसान आते हैं 35 साल, 40 साल, 45 साल, लिवर कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, बिलियरी कैंसर। मैं बोलता हूँ जो कंसंट्रेशन आपको मिलता है ना जब घोल बनाते हो आप और स्प्रे करने के लिए जाते हो, तो यू आर हैविंग द हेवी कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा आप ही एक्सपोज्ड हो, सबसे पहले कैंसर आप ही को होगा। जो कंज्यूमर है वो तो, जो दवाई आपने उड़ाई है वो तो हवा से जाएगी, धूप में जो है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, फिर जो फाइनल कंजम्पशन पे जाएगी, पकेगी, तो उसका इफेक्ट तो 5% रह जाता है। मेन जो आप घोल रहे हो उसको बना रहे हो वो बोलते, वो बड़े उससे बोलता है, बोले साहब 20-20 दिन तक हमारी स्मेल नहीं जाती है। मैंने बोला गलत है,
तो पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड जो है वो आप कीड़े मारने की दवाई जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी फसल कम खराब होगी। आप नेचुरल साइकिल को बिगाड़ रहे हो। पेस्टिसाइड से केवल कीड़े नहीं मार रहे हो, आप कीड़े मार रहे हो, आप जो मेंढक जो हैं जो कीड़े खाते हैं उनको मार रहे हो, जो आपके जो अर्थवॉर्म्स, केचुए उनको आप मार रहे हो, जो आपकी जो रिसाइकलिंग होती थी उसको आप ख़त्म कर रहे हो। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो एवरीथिंग इज़ गुड इन लिमिटेशन। कचौरी समोसे भी अच्छे हैं, वंस इन ए वाइल, वंस इन ए वीक खा लिया आपने, वीकेंड पे खा लिया, बट जो खा रहे हो उसको आपको खर्च भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, डे टू डे आपको चेकअप भी कराना है, वीट को अवॉइड करना है, मोटे अनाज को एक्सेप्ट करना है, वेजिटेबल्स का कंजप्शन बढ़ाना है, फ्रूट का कंजप्शन बढ़ाना है। तो नथिंग इज़ बैड, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं मानता। सर एक चीज़, सर एक नई चीज़ और गई चलन में, आपको बता दूं मैं बहुत सारे जो ये यंग उम्र के, जैसे आपने बोला जेनजी को आप जेनजी नहीं मानते, और उनके साथ बहुत ज़्यादा रहता हूँ मैं। इनके साथ सर एक नई चीज़ आई है सर, वो है सर क्विक कॉमर्स। जैसे कुछ भी खाने का मन हुआ तो फटाक से एक चिप्स का पैकेट ऑर्डर, तो सीधा इसका डिलीवरी बॉय आता है 10 मिनट के अंदर और दे के जाता है। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। भूख लगी, एक चिप्स ऑर्डर कर ली, एक स्नैक ऑर्डर कर लिया, एक ये इस तरीके से चल रहा है ऑर्डरिंग, पैक्ड फूड। इसकी शुरुआत यूएस से हुई और फास्ट फूड की शुरुआत भी यूएस से हुई, और यूएस में इसके जो साइड इफ़ेक्ट दिखे वो ओबेसिटी, वही चीज़ हमारे यहाँ आ रही है। हमारा जो वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है ना, वो यही है, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, हाई शुगर कंटेंट, चिप्स, ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, खा लेते हो, आप हाई कैलोरी कंजम तो कर लिया आपने, लेकिन आपने जो है वो उसको खर्च नहीं किया। देखिए ये तो बैंक अकाउंट की तरह है कि आपने पैसा डाल रखा है, आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा तो ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट है तो ब्याज जो है ना वो आपकी फैट, सेंट्रल ओबेसिटी, और फिर आपके उससे एसोसिएटेड डायबिटीज़, फिर ये आपको बोनस में मिलता है, इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। तो देखिए वंस इन ए वाइल इज़ ओके। कभी आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कभी कभी मेरा जैसे माई सन इज़ ऑल्सो ऑर्डरिंग लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ फूड, बट आई एम सीइंग द डिफरेंस। वो कॉम्बिनेशन में बुलाता है, वो देखता है प्रोटीन कंटेंट कितना है, वेजिटेबल्स का कंपोनेंट कितना है, तो ही इज़ आस्किंग फॉर हेल्दी फूड। ही नेवर ऑर्डर पिज़्ज़ा, ही नेवर ऑर्डर बर्गर, मैंने कभी उसको नहीं देखा। ही इज़ रेगुलर, ही इज़ इन हिज एक्सरसाइज, और दोनों के दोनों जो हैं वो मेंटेन करते हैं, बढ़िया वेट मेंटेन करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं और खाने में ध्यान रखते हैं। इवन कई बार तो मुझे बोलते हैं कि भैया आई एम ओवर वेट, तो नाउ आई एम बेसिकली डिक्रीजिंग माई वेट, एंड लास्ट 1.5 month आई रिड्यूस 6 kg, स्टिल आई एम ऑन द सेम लाइन। ज़रूरी है ये। सर एक चीज़ और हो गई आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हमारे लाइफ में इन्वॉल्व हो गई है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, किसी को पेट दर्द हुआ, किसी को कान दर्द हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो आजकल लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक नई चीज़ आई हुई है मार्केट में, उस पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये अप्रोच सही है क्या? देखिए चूँकि टेक्नोलॉजी है, यूज़ तो होगा, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर AI और गूगल नॉलेज विद अ डॉक्टर। AI एंड गूगल कैन नॉट रिप्लेस अ क्वालिफाइड फिजिशियन और सर्जन, कैन नॉट रिप्लेस। जैसे अभी हमारे इसमें रोबोटिक सर्जरी है, तो रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक तरह की गैजेट है जिसमें सर्जन बैठ के और जो है कुछ मूवमेंट करता है, और सर्जरी जो है वो एक मशीन की आर्म से होती है। तो एक ये भी लोगों में कॉन्सेप्ट है कि साहब रोबोट से कर दीजिए। उनको ये नहीं पता है कि रोबोटिक सर्जरी इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी सर्जरी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जैसे रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी है या बाईपास सर्जरी है, उनमें रोबोटिक सर्जरी अच्छी है, लेकिन हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, जो सर्जरी 10 मिनट में हो सकती है उसको आप 1.5 घंटे करोगे। जो सर्जरी 50,000 रुपये में हो जाती है उसके लिए आप 2-2 लाख में करोगे। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ OT टाइम, वेस्ट ऑफ फाइनेंसेस। तो एंड देखिए प्रोसीजर एक ही है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कुछ चीज़ों में, आउटकम में, फाइनेंस के रूप में सुपीरियर है, इन्फीरियर नहीं है। तो केवल कोई गैजेट आ गया, हमको उसको यूज़ ही करना है, हर चीज़ रोबोट से करनी, नो, आई एम नॉट इन फेवर एंड आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑल्सो। यस, जैसे हमको विपल्स करना है, रोबोट इज़ बेटर, लिवर रिसेक्शन करना है, रोबोट इज़ बेटर, बट आई हैव सीन सम सेंटर्स
They are doing liver resection laparoscopically and liver resection robotic with equal efficiency. तो डेटा भी है कि robotic surgery is not superior than laparoscopy surgery. It's equal, but the cost is very high. 20 करोड़ का रोबोट अल्टीमेटली कहाँ से आएगा? पेशेंट की पॉकेट से आएगा. बिल्कुल सही बात है. तो इसलिए जो है ईच एंड एवरी गूगल नॉलेज इज़ नॉट करेक्ट एंड यू कैन नॉट रिप्लेस सर्जन और फिजिशियन. नॉलेज है, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए. मैं तो बोलता हूँ कि आज के ज़माने में यदि कोई व्यक्ति पढ़ के आता है तो हमारा काम आसान हो जाता है. यदि मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी है और सामने लगे पास रेडीमेड क्वेश्चंस हैं तो आई एम हैप्पी टू गिव द आंसर. लेकिन क्या होता है कई बार कि जब बंदा इम्पोज करने की कोशिश करता है तो वो ठीक नहीं है. अल्टीमेट जो सुप्रीम पावर आज की तारीख में वो तो भाई फिजिशियन सर्जन के पास में ही है. सही बात है. सर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में हो गई है, वो हो गई है एसिडिटी. एक प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लेक्स, और मैं बहुत रेगुलर कॉमन है, और इसके लिए लोगों ने खुद से जो सॉल्यूशन निकाला हुआ है मेडिकल स्टोर पर जाकर के कि एसिडिटी हो गई, मुझे वो एक टैबलेट दे देना, 2 टैबलेट दे देना. बहुत सारे लोग तो वो टैबलेट के पत्ते अपने साथ में लेकर के चलते हैं. तो क्या ये राइट अप्रोच है? दिस इज डेंजरस. सी any medical shop, they don't have right to prescribe medicine. If they are prescribing medicine, this is crime. This is crime. देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में यदि ईश्वर ने हमारी बॉडी बनाई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न है. स्टमक में एसिड क्यों बनाया है? इसको कहते हैं अमाशय. अमाशय मतलब अम्ल का घर. अम्ल मतलब एसिड. तो वो एसिड का घर है. तो एसिड का घर क्यों बनाया है? कि जो हम खाना खाएंगे वो एसिड से पचेगा. तो एसिड इज़ नॉट बैड, एसिड इज़ गुड फॉर फूड डाइजेशन, वो ख़राब नहीं है. अब एसिडिटी के कई कारण होते हैं. कई बार आपके पेट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, वो एंडोस्कोपी से पता चलता है. तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ, उसकी सलाह लो कि यदि आपने एसिडिटी की दवाई खा ली तो आपने थोड़े समय के लिए उसको सप्रेस कर दिया. यदि आप अपनी मर्जी से ही एसिडिटी की दवाई खा रहे हो तो उसके कॉम्प्लिकेशन गिनाता हूँ मैं. सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, लंबे समय तक एसिडिटी की दवाई खाने से आपका एसिड सेपरेशन हो जाता है, एसिड बनना बंद हो जाता है. कंडीशन होती है एक्लोराहाइड्रिया. ओके. जिसमें आपका एसिड बनता ही नहीं है, आप खाना पचता नहीं है. और उसके अंदर एक और कंडीशन होती है, उसको कहते हैं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, जिसके अंदर कि आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, आपके विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. तो ये हो जाता है. एच पाइलोरी इन्फेक्शन यदि आपने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो उससे फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है. तो व्हाट आई सजेस्ट, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, बाहर गए हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता है, तकलीफ है, एक गोली खा ली, दैट इज़ ओके. बट प्रॉपर कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इज़ मैंडेटरी. क्या बात है, ये मैं सुन रही. देखो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मेरे दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, एक गोली ले आओ. ऐसे नहीं होता है, दिखाना पड़ता है डॉक्टर को. इधर मैंने आपकी बहू को ज़रा पहुंचाया मैसेज. सर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ गई, फैटी लीवर. हर किसी को हो जा रहा है, और आजकल 25 साल के लड़के को भी फैटी लीवर है और शुरू हो जा रहा है. सर ये देखिए, फैटी लीवर डिसीज़ जो है वो एक टर्मिनोलॉजी होती है, नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस बोलते हैं. और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है ओबीज लोगों में. ये क्या होता है कि हमारा बॉडी कंपोजिशन का एक फिक्स परसेंटेज है कि इतना % फैट होना चाहिए, इतना % प्रोटीन, इतना % कार्बोहाइड्रेट. देखिए अल्टीमेटली बॉडी क्या है, बॉडी जो बनती है वो 0.4 मिलीमीटर एग से बनती है, ह्यूमन एग से बनती है. और फिर ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी बन गया तो उसकी बॉडी में है क्या? फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और कुछ मिनरल्स हैं, यही है. तो ये आए कहाँ से भाई? खा खा के इतना बड़ा बन गया आदमी. जब कोई चीज़ एक्सेस में होती है तो वो कहाँ जाएगी? वो डिपॉजिट होगी. तो यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो वो फैट जो है आपके स्किन के नीचे जाएगा, क्योंकि सबसे इजी पार्ट वही है. थाइज में जाएगा और ऑर्गन्स में जाएगा. तो ऑर्गन्स में सब ऑर्गन में जाएगा. वो इंटेस्टिन की मिजेंट्री में जाएगा, स्टमक की मिजेंट्री में जाएगा, पेनक्रियाज में जाएगा और वो लीवर में जाएगा. अब क्या होता है, एक होती है डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़. ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में खुद के सेल्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनने लगती है. तो क्या होता है कि भाई
लीवर में लीवर सेल्स हैं, उनका काम है प्रोटीन बनाना, उनके काम है खून का थक्का जमने वाले तत्व बनाना, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फैट और दूसरे प्रोटीन को एल्बुमिन में कन्वर्ट करना, ये लीवर का काम है। अब वहाँ बहुत फैट इकट्ठा हो जाएगा, मतलब अब भाई हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले में यदि ऐसे मतलब अनवांटेड लोग यदि आ गए अंदर तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। सही बात है। तो बहुत एक्सेस फैट यदि वहाँ आ गया तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो फैट तो भाई आके बैठ गया, अब उसने तो क्या है कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करना है, इन्फ्लेमेशन चालू हो गया। अब ये इन्फ्लेमेशन जब चालू होगा तो फिर ये किसी न किसी बीमारी को जन्म देगा और उसको कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है कि जब ये लड़ाई झगड़ा होगा, जब लड़ाई झगड़ा को कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो हीलिंग होगी। अब हीलिंग कैसी होगी? अब हीलिंग ऐसी होगी कि भाई जो है हमारी ही बॉडी है, हमारा ही मोहल्ला है, अब चूंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो मोहल्ले वाले कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो साइलेंट खड़ा रहेगा कि साला मैं क्यों मरूं जाके, इनको लड़ने झगड़ने तो अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में, साला हमको ही मार देंगे। तो फिर क्या करते हैं, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को लाते हैं, उसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोसिस करती है, तो वो उसको अब आप चूँकि आपने बुला लिया, फॉरेन आर्मी को आपने बुला लिया, अब उसने भाई किसी ने अटैक किया आपकी कंट्री के ऊपर और आपने आपकी आर्मी सफिशिएंट नहीं, आपने बाहर की आर्मी को बुला लिया, तो क्या करेगी? चलो उनको तो भगा दिया, लेकिन बोला हम ये टिक गए, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम बैठे हैं, अब बैठे हम, आपको जो करना होगा, तो भैया आपका चला गया। तो फाइब्रोब्लास्ट आए बाहर से, वहाँ नहीं है, दूसरी जगह से आए बॉडी में ही, तो बोले अब हम यहीं बैठ गए। तो उनने क्या करा, वो जाके वो बैठ गए, तो उनने क्या है फंक्शनल लीवर को ख़त्म कर दिया, तो आपका लीवर डैमेज चालू हो गया। और बॉडी की खूबसूरती ये है किसी भी ऑर्गन की, जब तक 75% ऑर्गन डैमेज ना हो जाए तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में कोई डैमेज है। उससे जैसे ही क्रॉस करता है तब पता पड़ता है, तब पता चलता, तब तक लेट हो चुके होते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है सर फिर? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको टाइम टू टाइम जो है ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हेल्थ चेकअप कराने पड़ेंगे। सर हेल्थ चेकअप की फ्रीक्वेंसी क्या रखना चाहिए एक आम इंसान ने? देखिए मैं बोलता हूँ कि यंग लोगों में अब चूँकि देखिए आज कुछ बीमारियाँ जो है बहुत गंभीर बीमारियाँ भी जो है विटामिन डिफिशिएंसी जो हो जाती है, जो स्पेशली वेजिटेरियन फैमिलीज़ में सब में विटामिन B12 की कमी मिलती है। तो विटामिन B12 की कमी से मरीज को स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा। हाँ, उनका होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है एंड इट विल कॉज द ब्रेन स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस बन जाता है, ब्रेन सर्कुलेशन, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये किसी न किसी कमी से होता है, जैसे तो इसलिए जो इनको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो B12 का जो सोर्स है वो तो एनिमल सोर्स है। अब जो अंडा खाता, नॉनवेज खाता उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं खाते हैं, अब मिल्क, कितना मिल्क पियोगे आप? हाँ, तो टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। तो अब जब तक फ्रीक्वेंसी की बात है तो एनी पर्सन हु इज़ मोर देन 40 उसको साल में एक बार एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। क्योंकि क्या करा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप की ये फ़ायदे है कि अंडरलाइंग बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, कोई डिफिशियंसी मालूम चल जाती है, किसी को अंडरलाइन कोई यदि हार्ट डिजीज़ डेवलप हो रही है। हम लोग कई बार एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में कई बार कोई ट्यूमर पकड़ में आ जाता है, किडनी में, लीवर में, पेनक्रियाज में, ये पकड़ में आ जाता है। कई बार TMT पॉजिटिव आ जाता है, हार्ट डिजीज़ पकड़ में आ जाती है, तो इसलिए कराना चाहिए चेकअप। और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए हम क्या है ना कि 10,000 के होटल में रुक जाते हैं, बढ़िया 12-15 हज़ार की पार्टी कर लेते हैं। अरे 5,000 का एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराने में जाता क्या है? आदमी को लगता है कि भाई ऐसा कुछ निकल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई निकल गया, नॉर्मल आया तो आप संतोष में तो रहोगे कि भाई मेरा सब कुछ नॉर्मल है, और कुछ निकल गया तो इट इज़ गुड फॉर यू, यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। सर एक चीज़ कभी भी किसी के पेट में बहुत इंटेंस पेन उठता है तो सबसे पहले डर इंसान को लगता है कि उसको अपेंडिक्स हो गया उसको। तो सर ये थोड़ा अपेंडिक्स सर क्या है और मतलब उसका दर्द कहाँ होता है, थोड़ा एक आम आदमी समझ के लिए? देखिए इंटेंस पेन जो है 2 कंडीशन में होता है, या तो स्टोन का पेन होता है, या अपेंडिक्स का पेन होता है, या गॉलब्लैडर में स्टोन इन्फेक्शन का पेन होता है, या कोई आंत फट जाती है, या कोई पेट में गैंग्रीन हो जाता है। तो इंटेंस पेन के कई कारण हैं। इंटेंस पेन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, मान लीजिए मेन आर्टरी इंटेस्टीन में यदि कोई थ्रोम्बस चला गया, ब्लॉक हो गई, तो इंटेंस पेन होगा। और वो टाइमली प्रॉपर डायग्नोसिस यदि बन जाता है, तो जैसे हार्ट अटैक वाले मरीज का पामी होती है, मतलब एंजियोप्लास्टी इमीडिएट हो जाती है,
तो ऐसे ही ऐसे मरीज की जो है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सकता है और वो उसकी पूरी इंटेस्टिन बच जाती, नहीं तो उसकी पूरी इंटेस्टिन गैंग्रीन हो जाती है, फिर उसकी लाइफ ख़त्म। मतलब बचने को आदमी फिर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन TPN पे मतलब उसको फिर न्यूट्रिशन नस में लेना पड़ेगा, एंड उसकी जो कॉस्ट है पर बैग 4000 रुपये पर डे, और वो हफ्ते में कम से कम 4-5 बैग तो उसको लेने पड़ेंगे, मतलब लाख रुपए महीने का खर्चा ही कैन नॉट अफोर्ड। तो अपेंडिक्स भी एक तरह का जो है वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, किसी ज़माने में अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि इसमें से एक एंजाइम निकलता था, उसको सेलुलेज एंजाइम कहते थे, जब इंसान रॉ फूड खाता था। और अभी भी अपेंडिक्स का रोल है, जो एनिमल्स जो कि ये पत्ती वगैरह खाते हैं जिनमें सेलुलोज काफ़ी होता है, तो सेलुलेज एंजाइम जो है सेलुलोज को पचाने के काम में आता है। क्योंकि हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं तो सेलुलोज पचाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अपेंडिक्स बड़े लंबा होता था, अब छोटे होते होते छोटा हो गया है। अब कभी उसमें स्टोन चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें सीवियर पेन होता है, और वो पेन शुरुआत नाभि के आसपास होती है। अच्छा, शुरुआत उसकी नाभि के आसपास होती है, लेकिन एक्चुअली अपेंडिक्स तो जो है राइट साइड में पाया जाता है, रेयरली किसी किसी को लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अल्टीमेटली फिर वो पेन शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, तो सीवियर पेन होता है। तो अपेंडिक्स में भी सीवियर पेन होता है, और किडनी स्टोन जब खिसकता है नीचे ब्लैडर की तरफ तब भी सीवियर पेन होता है। वो पेन राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हो सकता है। ओके। तो राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, राइट साइड में यदि पेन है तो स्टोन भी हो सकता है, अपेंडिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉडी के अंदर बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ वो डॉक्टर ही बता पाएगा। डॉक्टर ही बता पाएगा। सर आजकल एक ट्रेंड में बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है, वो है लोगों को वजन कम करना है। तो एक तो तरीका आपने बता दिया कि फिजिकल मेहनत करो, पर उसके साथ में आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया, कुछ केटो डाइटिंग हो गया, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एकदम बोले मैं अब 1 महीने से लिक्विड डाइट पर रहूँगा। तो इस तरीके के जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी बॉडी पे, तो ये सेफ है? मैं आपको सारे तरीके यदि साइंटिफिक तरीके से किए जाएं तो सही है, गलत कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ वज़न कम करने का। जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मैं बोलता हूँ 6 महीने के लिए आप केवल वेजिटेबल्स और बॉइल्ड चिकन खाओ। जो नॉन वेजिटेरियन से? नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेबल मतलब रॉ वेजिटेबल? हाँ, जो सलाद वगैरह है वो सलाद खाओ, और केवल आप मॉर्निंग इवनिंग बॉइल्ड चिकन खाओ, या काली मिर्च में जो है मतलब मैरिनेट किया हुआ, और आप कुछ मत खाओ, चावल रोटी दाल सब छोड़ दो। आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़िया मेंटेन रहेगा और आपका वज़न सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन के लिए। और सर वेजिटेरियंस के लिए? वेजिटेरियंस के लिए जो है आप प्रोटीन का ध्यान रखो। मतलब यदि कोई एग लेता है तो एग ले सकता है, यदि टोफू है, पनीर है, दालें हैं, दालों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आप रोटी छोड़ दो और कैलोरी कट कर दो। आप मान लीजिए 2000 कैलोरी कंज्यूम करते हो, तो आप मॉर्निंग में जो है आप स्प्राउट्स ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, और एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन से आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप जैसे मैं एक बार 92 kg हो गया, तो आई बिकेम 78 kg फर्स्ट कोविड, क्योंकि काम कुछ था नहीं, योगा करो, डाइट कंट्रोल किया, एंड देन आई लॉस 14 kg। देन फिर वो सब छोड़ दिया, फिर वही सब पार्टी और मीठा खाना और सब कुछ करना। यदि आप बैलेंस डाइट रखोगे, मतलब मिठाइयाँ आप कट कर दीजिए, और एक्सरसाइज 45 मिनट इज़ मोर देन इनफ। कैलोरीज को कट कर दीजिए आप, और थोड़ा रॉ वेजिटेबल सैलेड्स पे चले जाओ, स्प्राउट्स पे चले जाओ, और जो मैंने बताया प्रोटीन इज़ मस्ट। क्योंकि आप वज़न कम किसी भी तरह से कर सकते हैं। देखिए, आजकल टेबलेट्स भी आ गई हैं डॉक्टर के गाइडेंस में, इंजेक्शंस भी आ गए हैं डॉक्टर्स के गाइडेंस में। जब भी आप वज़न कम करो, आपको प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखना है। नहीं तो क्या होता है कि हम जब वज़न कम करते हैं तो सब कुछ कम होता है, प्रोपोर्शन में कम होता है बॉडी में। देखिए, बॉडी में देखा है तो 70% वाटर है, बाकी फिर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आता है। तो आपको प्रोटीन को तो मेंटेन करना ही, अदरवाइज मसल लॉस होगा, और मसल लॉस यदि हुआ आपको वीकनेस आएगी, आपके हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर आप वो जो मसल लॉस जो है ना, वो मसल गेन होने में बहुत टाइम लगता है। तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको प्रोटीन लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा। तो आप कुछ भी करें, आप डाइटिंग करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, आप टेबलेट लें, आप इंजेक्शन लें, या आप सर्जरी कराएं, बेस्ट होता है सेल्फ मोटिवेशन से डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज विथ बैलेंस डाइट। दिस इज़ बेस्ट।
अमंग्स एवरीथिंग दिस इज़ बेस्ट। सेकंड पे फिर टैबलेट, इंजेक्शन, लास्ट पे फिर सर्जरी आती है। बट 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है, एक्सरसाइज और दूसरा प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक। 1 ग्राम पर केजी या 2 ग्राम पर केजी उस दौरान, जबकि आपको मेंटेनेंस के लिए 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन है, लेकिन जब आप वेट लॉस करना चाहते हो तब आपको 2 ग्राम पर केजी लेना पड़ेगा, जब तक आप ये सब कर रहे हो। सर ये एकदम बहुत मतलब क्वेश्चन सारे मैंने दिल से पूछे हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो मेरे पिताजी जो हैं वो एकदम फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन उनकी कुछ फिलोसफीज़ हैं, कुछ फिलोसफीज़ उन्होंने यूट्यूब पे देख ली हैं, अलग अलग जगह से देख ली हैं। तो ये एकदम मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपकी तरफ से, ताकि सर जब जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं जैसे एग कंज्यूम करता हूँ मैं प्रोटीन मेंटेन करने के लिए बॉडी में, कि प्रोटीन जो है वाइट एग जो है इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट प्रोटीन, वेज खाते हो सब लोग घर में, तो आप लोग प्रोटीन इंटेक्स ही रखो। तो उनकी फिलोसफी ये है कि अगर अपन ने इतना से प्रोटीन खा लिया दिन में, तो बोले वो बॉडी इज डिजाइन लाइक दिस कि वो बॉडी अपने अंदर प्रोटीन को मल्टीप्लाई कर लेती है। उनका फंडामेंटल ऐसा है कुछ। देखिए, मल्टीप्लाई नहीं करती है। क्या होता है, हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड में रहता है, जिसको कहते हैं एल्बुमिन, और हमारी बॉडी की सारा रेगुलेशन एल्बुमिन के हाथ में है। ओके। यदि हमारी पैरों में स्वेलिंग नहीं आ रही तो हमारा एल्बुमिन अच्छा है, क्योंकि लिवर से बनता है एल्बुमिन, और लिवर खराब हो गया तो एल्बुमिन ड्रॉप हो जाता है। किडनी खराब है तो एल्बुमिन वहाँ से लॉस होने लगता है। तो एल्बुमिन का कंटेंट जैसे ही गिरेगा वैसे हमको स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, इडीमा, पफीनेस, पेट में पानी, सब शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन जो है वो थोड़ा खाना नहीं, आइडियली तो देखिए हम जो भी चीज़ खाते हैं सब में प्रोटीन होता है। हाँ। इवन गेहूं में भी प्रोटीन होता है, कम मात्रा में होता है। दालों में भी प्रोटीन होता है, कम मात्रा में होता है। हमको ये मिसकंसेप्शन है कि जो है दालों में जो है बहुत प्रोटीन होता है। नहीं, दालों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, लेकिन होता है। ऐसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एग वाइट खा लो तो प्रोटीन पूरा मिलेगा और येलो में प्रोटीन नहीं होता है। ये गलत है। येलो में भी है प्रोटीन? येलो में प्रोटीन होता है, बराबर होता है। उसमें कार्ब्स भी होता है। हाँ, उसमें फैट भी होता है, कार्ब भी होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए 6 to 7 ग्राम प्रोटीन एक अंडे में होता है, तो 4 ग्राम, 3.5 से 4 ग्राम होता है एग वाइट में, और 2.5 से 3 ग्राम होता है येलो में। और येलो वाला जो प्रोटीन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक होल एग इज़ अ कंप्लीट मील। जैसे दूध का कंपोजिशन है वैसा ही सेम कंपोजिशन एग का होता है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि एग को आप जो है वो नॉनवेज कंसिडर मत करो, क्योंकि भाई देखिए ऐसा है कि उसमें कोई एग की प्रोसेस है हेचरी की, जब बाद में जाके उसमें से पक्षी निकलेगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इट इज़ लाइक मिल्क। ओके। और मिल्क भी क्या है, मिल्क आप लोग मिल्क को वेजिटेरियन मानते हो, मिल्क इज़ ए नॉन वेजिटेरियन सोर्स। मिल्क जो बनता है वो कैसे बनता है, मेमोरी सेल्स टूटती हैं तो मिल्क बनता है। तो यदि आप मिल्क को एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट एग ऑल्सो। वेरी नाइस। अदरवाइज नहीं तो लोग आजकल वीगन हो गए, दे डोंट एक्सेप्ट मिल्क ऑल्सो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इन द एनिमल सोर्स। इज इट सेफ सर टू बी ए वीगन? हाँ, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पे फिर आपके जो है वो जो प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन मिलता है वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये पर्सनल क्वेश्चन फिर से पूछ लेता हूँ आपसे मैं, जो युवराज सिंह जी बैठे हुए हैं, ये सर क्या है, जैसे ये एग खाते हैं इनके पेट में दर्द चालू हो जाता है। हाँ, तो ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं एग एलर्जी। अच्छा, एलर्जी है इसको? हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ओके। मतलब लैक्टोज जो है एक तरह की शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है। किसी किसी को लैक्टोज से एलर्जी होती है तो उनको दूध पीने के बाद क्रैम्प चालू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं आप दही और छाछ लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूध फर्मेंट हो के कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको दूध से प्रॉब्लम होती है, दही से नहीं होती है। तो ऐसे जिनको एग से प्रॉब्लम, इसको एग एलर्जी बोलते हैं। जो एग प्रोटीन होता है उससे एलर्जी होती है, तो फिर इनको नहीं खाना चाहिए। सर अब सर ना कुछ क्विक मतलब आपको एकदम बिल्कुल वो रैपिड फायर टाइप का एकदम से क्विक जवाब देना है सर आपको एकदम। सर सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या खाते हैं? फ्रूट्स। और सर एक आम आदमी को क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाना चाहिए। खाली पेट सर? खाली पेट। फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए? जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो, जैसे पपाया है, गर्मियों के टाइम में मतलब मेलन, तरबूज, खरबूज, और सीजनल फ्रूट सारे अच्छे होते हैं। अमरूद के टाइम में आप अमरूद खाओ, एप्पल के टाइम पे एप्पल खाओ, सारे फ्रूट्स बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ्रूट्स गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज उसमें आपको जो शुगर मिलती है वो फ्रुक्टोज मिलती है। फ्रुक्टोज इज़ गुड फॉर हेल्थ। ओके। और उसमें फ्रुक्टोज इसलिए गुड फॉर हेल्थ क्योंकि जब आप कोई ऐसी शुगर खाते हो, मिठाई खाते हो, या जो आप ग्लूकोज खाते हो, इमीडिएटली जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट जो फ्रुक्टोज होता है उसको एब्जॉर्ब करने में, उसकी प्रोसेस में टाइम लगता है।
तो इसलिए कहते हैं कि केला, पपीता, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ गुड फॉर इवन डायबिटिक्स पेशेंट ऑल्सो। ओके यस। सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं खाते हैं और आप लोगों को एडवाइस करते हैं चीज़ नहीं खाना चाहिए? देखिए, ऐसा तो जो भी खाने वाली चीज़ है ऐसी कुछ भी नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मोटे अनाज पे जाएं और ऑर्गेनिक चीज़ों को एक्सेप्ट करें, पेस्टिसाइड वाली चीज़ें पे ना जाएं और फास्ट फूड को अवॉइड करें, जो मैं अवॉइड करता हूँ। सर, ऐसा कोई वाक़या आपको याद आता है? इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस, इतनी सारी सर्जरीज करी हैं आपने, कुछ ऐसा हुआ आप सर्जरी करने के लिए रूम में एंटर हुए हैं और कुछ पेशेंट ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया कि आपकी हंसी चालू हो गई, आपकी हंसी बंद नहीं हो रही, ऐसा कोई किस्सा हुआ? देखिए, एक पेशेंट था, स्वीडन से आया था जी। और वो पेशेंट एक्चुअली हमारे जो नर्मदा वैली जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अंदर वो चीफ इंजीनियर था। अब उसको हो गया स्टोन का पेन, गॉल ब्लैडर का। तो अब वो पेशेंट आया और उसकी सर्जरी करनी थी एंड ही वाज वेरी सीरियस। तो उसने मुझे बोला, यू वांट टू किल मी? तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला मैं तुम्हें, आई डोंट वांट टू किल यू, आई वांट टू सेव यू। क्योंकि वो इंडिया के लोगों को, भाई स्वीडन का नागरिक यदि आ जाए और सर्जरी कराने की, फिर मैंने उसकी सर्जरी करी और सर्जरी करने के बाद वो बढ़िया हो गया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। फोटो लेके गया। फिर बाद में वो मेरा फिर हॉस्पिटल चेंज हो गया। मैं ये अपोलो की बात, CHL की बात बता रहा हूँ। फिर मैं अपोलो में आया तो उसको एक हर्निया डेवलप हो गया। फिर वो ढूंढते ढूंढते मेरे को 10 साल के बाद कि आई वांट द सेम सर्जन हु ऑपरेटेड अपॉन मी, देन ही केम टू मी। अमेजिंग। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड देयर इज़ वन मोर एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर कि एक फैमिली है, HNPCC फैमिली बोलते हैं, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर करके एक फैमिली आती है जिसमें कि फैमिली में बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसको HNPCC फैमिली बोलते हैं। फैमिली है, बुरहानपुर की है, मैंने कई सारे उनके मेंबर्स को ऑपरेट किया हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली उसमें एक यंग बंदे को स्टमक का कैंसर हो गया। अब वो जब पता चला तो काफ़ी एडवांस हो चुका था और उसको टाटा मेमोरियल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, बहुत एडवांस कैंसर हो गया है। उसका भाई मेरे पास उसको लेके आया बड़ी उम्मीद से कि सर कुछ करो। मैंने बोला यार देखो, टाटा इज़ रिफ्यूज एंड एक्चुअली उसके कैंसर ने स्टमक ने, पेनक्रियाज, बड़ी आंत सबको इन्वॉल्व कर लिया था। बोले सर कुछ तो करिए। बोले हमें पूरा फेथ है। मैंने चलो ठीक है, अटेम्प्ट लेते हैं। खोला। अब खोला इस इंटेंशन से कि यार यदि पॉसिबल हुआ तो उसके सारे ऑर्गन निकाल देंगे। तो पूरा स्टमक निकाल दिया, पूरा पेनक्रियाज हेड छोड़ के पूरा निकाल दिया, उसकी तिल्ली निकाल दी, उसकी बड़ी आंत आदि निकाल दी, सब निकाल दिया और सब जोड़ जाड़ दिया। 2016 की बात है। जिस बंदे को टाटा मेमोरियल हैज़ रिफ्यूज्ड, आज 2016 ही इज़ परफेक्टली फाइन। क्या बात है सर। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था जो आपने करा और यू फील प्राउड अबाउट इट। कई सारे केसेस आते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, इसको बोलते हैं पॉलीविसरल रिसेक्शन। देखिए, ये डेस्टिनी है। किसी व्यक्ति को बीमारी कब होती है? जब उसका ख़राब समय आता है। और वो ख़राब समय भी कितना ख़राब है, यदि कम ख़राब है तो ही विल गो टू राइट प्लेस, जिसका ज़्यादा ख़राब है तो ही विल गो टू रॉन्ग प्लेस। ये वो चूज़ नहीं करता है, उसको डेस्टिनी लेके जाती है। ये सर गज़ब था सर। ये मतलब एक नया नज़रिया मेरी सोच को मिला सर। ये बहुत ज़बरदस्त बात थी सर। सर इंदौर का सबसे ओवर हाइप्ड फूड कौन सा लगता है आपको कि ये फूड जो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? मैं तो फास्ट फूड की बोलूँगा। अच्छा, फास्ट फूड के बोले। इंदौर में का सर जनक, मतलब इंदौर फास्ट फूड सर का जनक इंदौर नहीं है सर? इंदौर नहीं है। इंदौर में देखिए, इंदौर में जो है पोहा, जलेबी, हमारा जो है वो दाल बाफला, ये तो ट्रेडिशनल फूड है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लिमिट में खाई जाए तो सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत, दाल बाफले में कोई बुराई नहीं है। मेरे को बहुत पसंद है, मैं खुद बनाता भी हूँ, खाता भी हूँ। अब खैर खाना थोड़ा कम हो गया, एज के साथ आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। ये भाई व्हेन यू आर यंग 18 ईयर्स ऑफ एज एंड व्हेन यू आर 50 प्लस, आप दोनों को सेम नहीं रख सकते। हाँ, कर सकते हैं। 18 ईयर जितनी ही आप मेहनत करो उतनी ही, मतलब एक्सरसाइज और उतना ही तो आप खा सकते हो, कोई मना ही नहीं उसके अंदर। सर, एक ऐसा मिथ जो जनरल लोगों में परसेप्शन ये है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत है, ऐसा कौन सा मिथ है जो कॉमनली आपके सामने आता है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं बढ़िया हूँ, मुझे कुछ नहीं है और मुझे जो है किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये गलत है। आपको टाइम टू टाइम, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप की इंपॉर्टेंस बताई थी, क्योंकि अपन सडनली देखते हैं भाई किसी की सडन डेथ हो गई,
वो इसलिए क्योंकि उसने कभी इन्वेस्टिगेट करा ही नहीं, कभी उसने बताया नहीं। ये बात अलग है कि भाई हो सकता है वो करा लेता, नॉर्मल आता, बात अलग है, लेकिन हमने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि कई बार हम इंसिडेंटली कई सारी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं और फिर वो जो है उनके लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और सर अगर ये लास्ट एकदम रैपिड क्वेश्चन, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते हैं? मैं यदि डॉक्टर नहीं होता तो या तो मैं लॉयर होता या टीचर होता। क्या बात है, वेरी नाइस। सर मेरे सर मन में जितने भी क्वेश्चन थे सर, मैंने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए सर आपसे मैंने। और सर मुझे आपसे मिलके बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे आपसे मिलके मुझे खुद कुछ नई सोच और समझ विकसित हुई आज आपसे बात करके। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग सुनेंगे उनको भी सर कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा सर। सर सिर्फ एक जो मैं हमेशा दिल का सवाल पूछता हूँ लोगों से, आप सर ईश्वर में मानते हैं? इतनी देर से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी आपकी हमारी बातें हुई, तो ये मेरा एक बहुत परमानेंट क्वेश्चन है। अगर ईश्वर साक्षात आपके सामने, सह शरीर आपके सामने आ जाए और आपसे बोलें कुछ, आपके सामने आ गए ईश्वर अगर, तो आप उनसे क्या बोलेंगे सर? पहली बात, पहली चीज़ तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि कलयुग है। सतयुग होता तो मैं मान भी लेता। और यदि चलो कभी ऐसा इंसिडेंस होता ही तो मैं सबके लिए हेल्दी लाइफ मांगता। क्या बात है। और सर जहां आज आप हैं, जिस पोजीशन पर आप आ चुके हैं, क्या ये सक्सेस है आपके लिए? देखिए, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और जहाँ मैं पहुँचा, यदि एक कोई भी व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन अभी भी मैं सक्सेस अलग मानता हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना लाइफ में बचा हुआ है जो समाज के लिए करना है। नीडी लोग बहुत हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी हम उन पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए क्राउड फंडिंग से पैसे जुगाड़ के उनके लिए ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम करें और डायलिसिस को फ्री करें। तो हम बहुत जल्दी ही, मतलब मैंने अनाउंस कुछ दिन पहले ही किया है कि जो लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, जिनके पास पैसे के इंतज़ाम में टाइम है, वो मेरे यहाँ फ्री डायलिसिस करा सकते हैं। किडनी डायलिसिस? किडनी डायलिसिस। गजब सर, आप बहुत गजब इंसान है सर। मैं पहली बार सर एक्चुअली इतनी सारी बातें कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे एक बार मिला था बस, तो मैं अनिका के लिए मिला था आपसे, और वो भी आपने बिल्कुल अनिका के लिए आपने जो रुपए दिए थे, आपने हेल्प करी थी अनिका की। सर आखिरी सवाल सर, ये यंगस्टर्स के लिए सर सवाल है सर, ये जो भी लोग देखेंगे इस दुनिया में, वो किसी भी एज में हो, आप सर इतने, मतलब जब कभी डाउन फेज आया लाइफ में, आपको लगा था कि एक थोड़ा बुरा समय चल रहा है, लो फेज चल रहा है लाइफ का, तो उस समय आपने अपने आप को ऐसी क्या बातें बोली, आपने ऐसा क्या करा जिससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए? क्योंकि आज का यूथ बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बुरा समय देखा नहीं होता है। इंसान की लाइफ में साइकिल आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। मैं बोलता हूँ कि बुरा समय पहले देख लेना चाहिए। मेरे जीवन में वो जिसको लोग बुरा मानते हैं, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो हमारा फाउंडेशन है। पैसे की परेशानी आना, बीमार पड़ना, ये कोई बुरा समय नहीं है। ये तो लाइफ साइकिल है जो होती है। भाई कभी बैड टाइम आएगा, कभी गुड टाइम आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि वो जो एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो हम क्या है कि अच्छे समय में उस चीज़ को भूल जाते हैं, एरोगेंटली बिहेव करते हैं, पैसे के नशे में रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये तो साइकिल है, ये तो होगी। समय अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। जब बुरा समय आता है तब आदमी सोचता है, बैठता है। जो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग है वो तो कोप अप कर जाते हैं, जो मेंटली वीक है वो नहीं कर पाते हैं, कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइफ में एक और चीज़ है सबसे बड़ी, मैं सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ मानता हूँ वो मेंटल स्ट्रेंथ को मानता हूँ। व्यक्ति को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बड़ा करना चाहिए। पैसे की स्ट्रेंथ बड़ी नहीं होती है, कोई स्ट्रेंथ बड़ी नहीं होती है, प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ बड़ी नहीं होती है। ठीक है, ज़रूरी है सब लाइफ में इंपॉर्टेंट, बट मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़े से बड़े आदमी को, अभी एक रिसेंट इंसिडेंट आपने देखा होगा, शांति निकेतन में बंदे ने छोटी सी बात पे अपने आप को गोली मारी जी। तो मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटली आदमी को स्ट्रांग बनना चाहिए। और सर जो एक लड़का या लड़की नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भविष्य में अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता है, उसको सर आप क्या राय देंगे? देखिए, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, मेहनत सब करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जीवन में अल्टरनेटिव चीज़ें हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। आप MBBS बन जाओ, बहुत अच्छी बात है,
नहीं बन पाओ BMS बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, पैरामेडिकल बन सकते हैं, आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, अच्छे नर्स बन सकते हैं, अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप अच्छे कैथ लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं। सबके लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक आपने टारगेट रख लिया कि यही करना और वो नहीं हुआ तो कुछ लोग अचीव भी कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे साथी लोग जो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में, और वो बहुत अच्छे फिजिशियन है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई सर्जन है ऐसे हैं। लेकिन कई बार हमेशा जीवन में सिंगल टारगेट नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने तो इमीडिएटली BSc में एडमिशन ले लिया था। मैं तो टीचर बनने चला था कि चलो नहीं होगा तो टीचर बन जाएंगे, इसलिए मैंने इंटरव्यू भी दे दिया और मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गया 12th में। तो हमेशा 2-4 ऑप्शन साथ में रखने चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, होना चाहिए, ज़रूरी है। एक सर लास्ट सर, आजकल बहुत हर आदमी कॉमनली बात करता है, पहले के ज़माने में बीमारियाँ कम थी, आज बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। बीमारियाँ पहले के ज़माने में भी होती थी, डायग्नोज नहीं होती थी। ओके, ठीक है, ये बात भी सही है कि पहले के ज़माने में बीमारियाँ कम थी और बीमारियाँ ज़्यादा होती, ये भी बिल्कुल भी बात सही है। क्योंकि पहले के ज़माने में पेस्टिसाइड नहीं था, फास्ट फूड नहीं था, हर आदमी अपना खुद काम करता था। आप देखिए, जो लोग पुराने हैं वो 85, 90, 100, मेरी परदादी ने 102 साल तक लाइफ रही उनकी, 102 साल में उनकी डेथ हुई। लेकिन पहले जो थी वो एवरेज एज कम थी। क्यों कम थी? एंडेमिक्स आते थे, मतलब बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, सब लोग चले गए भाई, उसने काट लिया, अपने स्नेक ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, डेथ हो गई। लेकिन अब एवरेज लाइफ बढ़ रही है क्योंकि अब मॉडर्न मेडिसिन, गैजेट्स आ गए हैं, सर्जरीज एडवांस हो गई हैं। तो ये जो है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट एवरेज लाइफ बढ़ रही है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बीमारियाँ नहीं थी, बीमारियाँ पहले भी थी। मेरे नाना जी को गले का कैंसर हुआ इन 1981, तो 81 में तब पेस्टिसाइड नहीं था, लेकिन हुआ उनको क्योंकि वो स्मोकिंग करते थे। मेरी नानी को किडनी कैंसर हुआ क्योंकि वो तो खैर स्मोकिंग भी नहीं करती थी, लेकिन ठीक है, अब हुआ तो हुआ। तो बीमारियाँ पहले भी होती थी, डिटेक्ट नहीं होती थी, अब डिटेक्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक कराना चाहिए। सर लास्ट सर, आप सर ज़रा बता दीजिए सर लोगों को सर कि आपको कैसा लगा अनऑफिशियल हिमांशु से मिलके और इतनी सारी बातें करके। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये भी मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। जी सर। मैं आज तक किसी इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह में या इंटरव्यू में कभी नहीं गया। अभी तक तो हमारे जो है वो लेक्चर्स वगैरह ही हुआ करते थे। बट मुझे सबसे अच्छी बात जो हिमांशु जी की लगी थी वो ये लगी थी कि आप वो अनिका के लिए मेरे पास आए थे। देखिए, वो चूँकि आप आए थे, ऐसा नहीं कि मैं चैरिटी नहीं करता हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं उसके लिए भी करा और करेंगे आगे भी। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पता नहीं आपको है कि नहीं। आपको पता अनिका जैसे कितने बच्चे हैं अपने MP में? MP में सर 3-4 किस्तों मेरे सामने भी आ चुके हैं। 1850। मतलब आपने किया, आपका जेस्चर बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं मतलब आपसे जुड़ने की इच्छा थी। बिकॉज आप समाज के लिए सोचते हो और हर वो व्यक्ति जो समाज के लिए सोचता है वो हीरो है मेरी नज़र में। सर वो तो मेरा तो सर कर्तव्य है सर, ऐसे मतलब मुझे लगता है कर्तव्य है, बस कुछ हीरो एक बात नहीं। बहुत लोग हैं, कितने लोग सोचते हैं, लेकिन हाँ, हमने लोगों का ठेका नहीं लिया है। हमको जो करना है हम अपनी बात करें। इंसान अपने आप को बदल सकता है, दूसरों को नहीं बदल सकता, लेकिन दुनिया दूसरों को बदलने में विश्वास रखती है, खुद को बदलने में विश्वास नहीं रखती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम आपका जो है आपने हमें दिया। और मैं ये बोलूँगा कि ये पूरा एपिसोड देखिएगा, ट्रस्ट में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो शायद आप इमोशन या फीलिंग महसूस नहीं कर पाएंगे जो मैं सर के साथ यहाँ पर बैठ करके महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म होकर के इस वीडियो में भी आए। और सर आपसे मिलना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव है, और कुछ चीज़ें जो आपने मुझे बताई हैं शायद मेरी ज़िंदगी भी कुछ और एक अलग डायमेंशन में चेंज हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।